पश्चिम बंगाल में आज पहले चरण का मतदान संपन्न हो गया और जब पहले चरण का मतदान आज संपन्न हुआ है तो बम्पर वोटिंग हुई है, जबरदस्त वोटिंग हुई है। और इस बम्पर मतदान के अंदर 152 सीटों पर 91% वोटिंग हुई है। रिकॉर्ड तोड़, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 91% वोटिंग, पिछली बार 85% वोटिंग हुई थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आज जब पहले चरण के मतदान की हम बात करने जा रहे हैं तो सुबह से लगातार खबरें सामने आ रही थी। कहीं ईवीएम को लेकर के खबर थी, कहीं पथराव को लेकर के खबर थी और अब शाम होते होते बम्पर वोटिंग की खबर सामने आ गई। तो साहब ये जो दिन भर हुआ है इसका लेखा जोखा वो भी आपके सामने रखेंगे। और फिर सबसे बड़ा सवाल ये कि ममता बनर्जी वर्सेस नरेंद्र मोदी, ममता वर्सेस मोदी, कौन भारी है, किसका पलड़ा भारी है और ये जो बम्पर वोटिंग है वो किसके पक्ष में गई है, किसकी तरफ गई है। क्योंकि ममता बनर्जी कह रही है कि ये रिवेंज वाला वोटर है और बीजेपी कह रही है कि ये परिवर्तन वाला वोटर है। अब जो ये वोटर निकल करके सामने आए हैं इसके पीछे गणित क्या है, मैं इस खबर के अंदर बहुत तफसील से, बहुत आसान भाषा में और बहुत आराम से आपको समझाने वाला हूं कि आखिरकार क्या क्या फैक्टर इसके पीछे बताए जा रहे हैं, क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं। और पहले फेज में, पहले चरण के मतदान में, वैसे 2 ही चरण का मतदान है, आज 152 पर हो गया, अगले 29 तारीख को 142 सीटों पर चुनाव होना है। तो पहले चरण के मतदान के अंदर कौन भारी पड़ा है, क्यों भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, ये बम्पर वोटिंग किसकी तरफ गई है, उस सब पर एक एक करके तफसील से आपके सामने जानकारी रखने वाला। देखिए, सुबह से ईवीएम और पथराव की खबरें थी और ईवीएम और पथराव की खबरें कोई नई नहीं थी, क्योंकि ईवीएम तो हर चुनाव में खराब होती ही है और पथराव वो बंगाल में होना, अगर ऐसा होता तब खबर बड़ी थी। पथराव हुआ है, होता रहा है, ये बंगाल के लिए सामान्य खबर है। बाकी अगर कहीं पर होता, बाकी अगर किसी और राज्य की अगर हम बात कर रहे होते तो फिर वो यहां पर बड़ा हो जाता है। लेकिन अब पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से ये 91% वोटिंग बढ़ी है, इसको जरा मैं आपके सामने डिकोड करने की कोशिश करता हूं। सबसे बड़ी चीज जो मैं एक लाइन आपको बता देता हूं ताकि आप इस खबर में मेरे साथ में आखिरी तक बने रहेंगे। सबसे बड़ी चीज जो है इस चुनाव के अंदर, जो ये 6% का बढ़ोतरी दिखाई दे रही है, 85 से 91%, जो 6% की बढ़ोतरी है, दरअसल ये बिल्कुल सामान्य बढ़ोतरी है। अब आप कहेंगे कि ऐसा कैसे 6% की बढ़ोतरी हो गई और ये सामान्य कैसे? 100 में से सिर्फ 9 आदमियों ने वोट नहीं डाला, 91 आदमियों ने वोट डाल दिया, ये सामान्य बात कैसे हुई? ये बिल्कुल सामान्य बात है। 2 वजह इसकी। पहली वजह, पश्चिम बंगाल का पारंपरिक वोटिंग करने का तरीका वो यही है जो आप देख रहे हैं। बंगाल इसी तरीके से वोट करता है। वहां पर 85, 84, 83, 80% की वोटिंग हमेशा से होती रही है, पहली बात। दूसरी बात, फिर ये सवाल ये कि भैया ये 6% जो बढ़ गया, ये बढ़ा कैसे? ये 6% दरअसल ऐसे बढ़ा है कि एसआईआर की प्रक्रिया हुई। एसआईआर की प्रक्रिया के बाद में दोनों तरफ के लोगों का, चाहे उसमें हिंदू पक्ष है चाहे उसमें मुस्लिम पक्ष है, दोनों तरफ के लोगों में एक तरीके का डर था, खौफ था कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा नाम कट गया हो। और इसीलिए हिंदू भी खुल करके आए हैं वोट करने के लिए, मुसलमान भी खुल करके आए हैं वोट करने के लिए। और इन 152 सीटों में से पिछली बार 92 सीटें ऐसी थी जहां पर टीएमसी जीती थी, 59 सीटें ऐसी थी जहां पर बीजेपी जीती थी और वहां पर भी बम्पर वोटिंग हुई है। हिंदू बाहुल्य जो सीटें हैं वहां पर भी बम्पर वोटिंग है, जो मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं वहां पर भी बम्पर वोटिंग है। हर जगह पर तकरीबन 80, 88, 87, 88, 87, 90, 91, 88, 87, 90, 91, 86, इसी तरीके से 152 सीटों का लेखा जोखा है। और आगे मैं आपको बताने वाला हूं आंकड़ों के जरिए। तो कुल मिलाकर के दोनों पक्षों में भय था, डर था, हमारा नाम तो नहीं कट गया है, कहीं हम, मुसलमानों में खास तौर पर इस बात को लेकर के खौफ था कि कहीं हम डिटेंशन सेंटर में तो नहीं चले जाएंगे। इसलिए मुस्लिम मतदाता वो एक एक आदमी
और वैसे भी बंगाल में वोटिंग होती इसी तरीके की है, इस बात को तो हमेशा पकड़ करके चलिए। बंगाल के अंदर डिटेंशन सेंटर का डर था और एक एक आदमी पसीने तरबतर हो करके पूरी तरह से भी, बंगाल में बहुत गर्मी पड़ रही इस वक्त में, पसीने से ऊपर से लेकर के नीचे तक तरबतर था, लेकिन वोट डाल करके आया है, चाहे वो आदमी है चाहे वो औरत है। और हिंदू भी, क्योंकि बड़ी संख्या में जो बांग्लादेश से आए हैं उसमें हिंदू भी हैं, हिंदुओं को भी ये खतरा था कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा नाम कट जाए साहब और हमें जो है वो वापस भेज दिया जाए या हमारे ऊपर बांग्लादेशी होने का ठप्पा लग जाए। ये चुनाव ही दरअसल इस बात का था कि भैया वोट किस किस का है और किस किस का नहीं है, सरकार किसकी आएगी किसकी नहीं आएगी, ये इस बात का चुनाव नहीं था। इस बात का चुनाव तो लोगों के जहन में पहले से क्लियर है कि कौन बीजेपी की वोट चाहता है और कौन टीएमसी की वोटर है, ये तो पहले से क्लियर है। ये जो चुनाव था वो चुनाव इस बात का था कि मेरी वोट है या नहीं है, मुझे जहां वोट डालनी वो तो डालनी ही डालनी है। आज के वक्त में वोटर पूरी तरह से बाइपोलर हो चुका है। अब इसमें आप कहेंगे कांग्रेस और आप लेफ्ट की बात ही नहीं कर रहे हो, इतनी देर हो गई है, बात ही नहीं है कहीं पर। कांग्रेस और लेफ्ट का खाता खुल जाए, इधर उधर कुछ सीटें एक दो चार हाथ लग जाएं, बहुत बड़ी बात होगी, बाकी नहीं है। सच्चाई यही है। हो सकता है कांग्रेस के लोगों को बुरी बात लगे, लेकिन सच्चाई यही है। कहीं एक दो चार सीट कहीं पर हो जाए या खाता खुल जाए या वैसी कोई स्थिति हो जाए या बहुत सम्मानजनक अगर बात होगी तो 5-10 सीट, और वो भी लेफ्ट और कांग्रेस दोनों को मिलाकर के बोल रहा हूं मैं, वरना भूल जाइए आप, ये वाली स्थिति है। और मैं ऐसे ही अपने आप से हवा हवाई बात नहीं कर रहा हूं, जो भी रिपोर्ट्स आ रही थी बैठ करके बहुत देर तक मैंने वो सारी रिपोर्ट्स देखी है, जो भी रिपोर्ट्स आ रही थी वो डिटेल में मैंने पढ़ी है और तब आपके सामने सारा विश्लेषण आपके सामने रख रहा हूं। अब इस चुनाव के अंदर जो सबसे बड़ा जो फैक्टर काम कर रहा है वो एसआईआर का है। अब दो बातें और समझिए, पलड़ा किसका भारी है उसको समझिए। देखिए बिहार के अंदर भी बम्पर वोटिंग हुई थी, बिहार के अंदर भी 9% वोटिंग बढ़ी थी, और बिहार के अंदर जब 9% वोटिंग बढ़ी 202 सीटों पर एनडीए चला गया। ये जो बढ़ता हुआ मतदान है ये इस वक्त में प्रो इनकम्बेंसी का एक सिग्नल है। ये सरकार जहां पर है, यानी चाहे वो नीतीश कुमार की उस वक्त में सरकार थी, अब तो चली गई उनकी सरकार, उनको बुला लिया है राज्यसभा के अंदर, जहां पर जिसकी सरकार है उसके पास में एक अपर हैंड है, उसके पास में एक प्रॉफिट है, उसके पास में एक तरीके से आप यूं कहिए माइलेज है कि वो अपने लोगों को अपने मन माफिक तरीके से लाडली बहना के नाम पर कोई किसी तरीके से पैसे बांट रहा है। और जो लोग हैं उनको लगता है कि नहीं नहीं देखो अभी वाले तो इतना दे रहे हैं, वो आएंगे वो पता नहीं क्या देंगे क्या नहीं देंगे, ये इतना दे रहे हैं इनसे इतना ले लेते हैं। ये जो फैक्टर लोगों के बीच में काम कर रहा है, इसीलिए कहा जा रहा है कि डीएमके का पलड़ा तमिलनाडु में भारी है और यहां पर पश्चिम बंगाल के अंदर ममता का पलड़ा भारी है, ये जो है साफ तौर पर कहा जा रहा है। अब मैं कुछ आंकड़े आपको दिखा देता हूं। 152 सीटों पर 294 टोटल सीटें, वहां पर 152 सीटों पर आज 91.46% मतदान हुआ है। और ये अभी 6 बजे तक के हमारे पास में आंकड़े कि अभी ये मतदान जो है वो हो सकता है कि 1-2% इसमें और सुधार देखने को मिले। और तमिलनाडु के अंदर 234 सीटों पर मतदान हुआ है, जिसमें 84.41% यानी तकरीबन 85% आसपास वहां पर वोटिंग है। ये जो है वो आज का लेखा जोखा है। और अभी एक चरण का मतदान अभी बंगाल का बाकी है। 2026 अभी जो है वो किसकी सरकार बनेगी 4 मई को पता चलेगा। 2021 में टीएमसी, 2016 में टीएमसी, 2021 में जो है वो तकरीबन 83.17% वोटिंग हुई थी। 2016 में 82.66% जो है वोटिंग हुई थी। तो तकरीबन तब भी देखिए मैंने वही बात आपको बताई, 80, 84, 85, 83 इसके आसपास की वोटिंग वहां पर रहती रहे। तमिलनाडु के अंदर भी वोटिंग परसेंटेज बढ़ गया है। तमिलनाडु में भी आप देखिए 2021 में 72% था और बढ़कर के अब 12% बढ़कर के 84% पर चला गया। तो अगर उस हिसाब से देखें तो पश्चिम बंगाल का 97% मतदान होना चाहिए था, फिर भी कम हुआ है, ज्यादा नहीं हुआ है। बीजेपी इसको भुना रही कि भाई हमारे पक्ष में हो रहा है। ममता बनर्जी कह रही कि रिवेंज वाला वोटर है ये, बदला लेने वाला वोटर है ये। आपने जिस तरीके से वोटर को भगाया है, दौड़ाया है, तड़पाया है, वो वोटर बदला ले रहा है आपसे
कि कैसे उसको एसआईआर के झमेले में आपने उसको डाल दिया, कैसे उसकी शिकंजी बनाई आपने कि कभी इधर कागज लेकर के जाओ, कभी उधर कागज लेकर के जाओ। और लोग इसी बात से डरे हुए हैं कि अगर बीजेपी आ गई तो फिर पता नहीं कौन कौन से कागज निकलवाएगी और क्या क्या होगा। और इसीलिए भी ममता बनर्जी कह रही है कि ये जो चुनाव है ये रिवेंज वाला चुनाव है और लोग आपसे बदला ले रहे हैं। अब मैं 5 बड़ी घटनाएं जो आज दिन भर में हुई हैं वो आपके सामने रख रहा हूं। बंगाल के दक्षिणी मिदनापुर में कुमारगंज की सीट आज वो बहुत चर्चा में रही और वहां पर भाजपा के कैंडिडेट शुवेंदु सरकार को भीड़ ने दौड़ा दौड़ा करके पीटा। तस्वीरें मैंने आपको दिखाई दिन में। पश्चिमी बर्धमान जिले के अंदर बरनपुर में आसनसोल साउथ सीट से भाजपा उम्मीदवार अग्निमित्रा पोल उनके ऊपर हमला हुआ, वो तस्वीर भी मैंने आपको दिखाई है, दिन में दिखाई है। बीरभूम के अंदर बोधपुर गांव में ईवीएम मशीन खराब हो गई और उसके बाद में स्थानीय लोगों ने पुलिस के ऊपर, सेंट्रल फोर्स के ऊपर पथराव कर दिया। अब जरा समझिए इस बात को कि ईवीएम मशीन खराब हो रही है, लोग वोट देना चाहते हैं और वोट हो नहीं पा रहा है, इस गुस्से में लोगों ने सेंट्रल फोर्स पर हमला कर दिया। अब ये जो बढ़ा हुआ मतदान है या जो वोट डालने के लिए जा रहा है आदमी, डालना ही चाहता किसी भी कीमत पर वोट, वो किसका वोटर होगा? सोच करके देख लिए, मैं बोलना नहीं चाहता हूं आगे। मुर्शिदाबाद के नोदा में बुधवार देर रात देसी बम से जो हमला हुआ और इसमें बताया जा रहा है कि कई लोग घायल हो गए। लेकिन जैसा मैंने कहा कि ये बंगाल का जो है वो ट्रेंड रहा है और यहां पर हुमायूं कबीर का मामला था, वो एक अलग ही जो है मैटर चल रहा था और चुनाव में 10 साल पुरानी रंजिशें भी जो है वो साफ कर दी जाती हैं। तो चुनाव में जो है पुराना हिसाब किताब वहां पर वो साफ कर दिया गया। सिलीगुड़ी के अंदर जगदीश चंद्र विद्यापीठ में भाजपा और जो है वो टीएमसी की यहां पर झड़प हुई है, दोनों के कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प हुई है और किसी तरीके से सुरक्षा कर्मियों ने जो है इनको बचाने का काम किया है। ये कुल मिलाकर के आज का अभी तक का जो लेखा जोखा है वो आपके सामने है। इसके बाद में फर्स्ट फेज में 152 सीटों पर आज वोटिंग हुई है। 16 जिले थे, 1478 उम्मीदवार थे, करीब 2 करोड़ के करीब यहां पर पुरुष मतदाताओं ने वोट डाला है। 1 करोड़ 76 लाख के आसपास महिला हैं, 1 करोड़ 85 लाख जो है वो पुरुष थे और थर्ड जेंडर जो है वो तकरीबन 500 के आसपास। 92 सीट पिछली बार टीएमसी ने यहां पर जीती थी। 59 सीटें जैसे मैंने शुरुआत में आपको बताया बीजेपी ने यहां पर जीती थी। लेकिन कुल मिलाकर के आप यूं कहिए कि ये जो इस बार का जो फर्स्ट फेज का जो चुनाव है ये टीएमसी के गढ़ वाला चुनाव था और टीएमसी के गढ़ वाले चुनाव के अंदर यहां पर बम्पर वोटिंग हुई है। इसी से आप समझ लीजिए, अंदाजा लगा लीजिए कि क्या कुछ होने वाला है। और अगले फेज में यानी दूसरे फेज में जहां पर मतदान होने वाला है, 7 जिले होंगे, 1463 उम्मीदवार मैदान में रहे होंगे, अगली बार होंगे यानी 29 तारीख को। 1 करोड़ 65 लाख इसमें पुरुष वोटर होंगे, 1 करोड़ 55 लाख महिलाएं होंगी, इससे कम हो जाएंगे यानी अब की बार से। 400 करीब थर्ड जेंडर है, करीब 3 करोड़ वोटर वो 29 तारीख को वोट डालेंगे। 142 सीटों पर मतदान होगा और 142 में से 123 सीटें वो टीएमसी के हैं और 18 सीटें वो बीजेपी की है। यानी ये टीएमसी का और मजबूत गढ़ वो आगे आने वाला है, ये आप मान करके चलिए। तो ये अभी जो जिस तरीके से चुनाव दिखाई दे रहा है, चुनाव में पूरी तरह से साफ हो गया है कि लोगों ने जो वोट डाला है वो वोट इस बात के लिए डाला है, पहली तो उनकी कंडीशन यही थी, वो ये चेक करना चाह रहे थे कि हमारा वोट है या नहीं है। पहला तो सबसे पहला लोगों के जहन में यही था कि वोट है या नहीं है, क्योंकि जब तक आदमी वहां तक नहीं पहुंच गया और जो फाइनल अंदर लिस्ट होती है चुनाव आयोग के अधिकारियों के पास में, जब उसने नहीं कह दिया कि हां सुनील का और सुलेमान का दोनों का वोट है, तब तक सुनील और सुलेमान उसने ठंडी सांस नहीं ली। मैं आपको एक आंकड़ा दे रहा हूं, अभी जो एसआईआर की प्रक्रिया हुई उसमें 64% हिंदुओं के वोट कटे हैं। ये जो 90 लाख वोट कटे हैं इसमें 64% हिंदू थे और बाकी 35% 36% जो है वो मुसलमान थे। तो कोई ये मुगालते में ना रहे कि ये जो चुनाव है या ये जो वोट है वो टीएमसी के खिलाफ जाने वाला वोट है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि कोई ये कहे कि 100% टीएमसी जीतेगी, मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूं, क्योंकि चुनाव है साहब, चुनाव कई बार बहुत बड़ा उलटफेर भी दिखाता है, ये भी सच्चाई है। लेकिन टीएमसी का बहुत अपर हैंड माना जा रहा है। अभी भी बीजेपी के पास में कोई चेहरा नहीं है वहां पर, शुभेंदु अधिकारी नहीं, वो उनके अंदर अपील है। और बीजेपी इस चुनाव के बाद में, अगर बीजेपी इस चुनाव को हार जाती है तो शुभेंदु अधिकारी निश्चित तौर पर रिप्लेस कर दिए जाएंगे, फिर बीजेपी वहां पर अपनी टीम बदलेगी।
अब बताइए, बीजेपी के पास में अगर कोई चेहरा होता तो बीजेपी क्या दूसरे बाहर से आए हुए व्यक्ति को बना करके रखती है? और शुभेंदु अधिकारी ऐसे कोई नेता नहीं है कि वो हर विधानसभा के अंदर 1 लाख लोगों को इकट्ठा करके भीड़ करके और रैली करवा सकते हैं। नहीं है उतनी बड़ी अपील उनकी। लेकिन बीजेपी ने उन्हीं के पीछे जो है वो सारा अपना पैसा, धन, बल सब कुछ लगाया। चुनाव सबके सामने है। अगर बीजेपी यहां पर जीतती है, जाहिर सी बात है, तो फिर शुभेंदु अधिकारी का कद बहुत बढ़ जाएगा। और बीजेपी को आजकल बाहरी बहुत पसंद है। बीजेपी ने देखिए, आप असम के अंदर हिमंता बिस्वा शर्मा कांग्रेसी को बनाया। आप देखिए कि इधर बिहार के अंदर अभी जो सम्राट चौधरी बनाए गए हैं वो घाट घाट का पानी पी करके आए हुए आदमी हैं। वो कोई खांटी भाजपाई संघी नहीं है वो। तो भाजपा को ऐसे लोग पसंद आ रहे हैं आजकल। बाहरी टेस्ट हो गया भाजपा का। और भाजपा ने इस चुनाव के अंदर एक बड़ा दिलचस्प प्रयोग किया और वो था मांस मछली का प्रयोग। इस चुनाव में बीजेपी ने एक्सपोज हो गई है। बीजेपी पूरी तरह से सनातन 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 सुबह से लेकर के देर टनाटन जो है वो बीजेपी इस बात का दम भरती है। लेकिन वो सनातन की हवा जो है वो निकलती हुई दिखाई दी। मंगलवार को भी मांस मच्छी सब कुछ खा रहे थे लोग। तो जो सीरियस वोटर है, वो सीरियस वोटर वो समझ गया है कि भैया बीजेपी भी कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपनी जीत के लिए, अपने सत्ता के लिए जो है वो एक तरीके से नारे जुमले जो दे रही है। इसके अलावा इसके पास में भी कुछ खास नहीं है। और दूसरा, मैंने बहुत बार आपको समझाया है, बहुत बार आपको बताया है कि जो जातीय समीकरण है, जो मजहबी समीकरण है पश्चिम बंगाल का, वो ममता बनर्जी के पक्ष में हमेशा हमेशा जाता है। कि मुसलमान वहां पर जिस तरीके से 40% के आसपास बहुत सारी सीटों पर है, निर्णायक एक तरीके से वोटर हैं। उसके बाद में ममता बनर्जी वो खुद अपर कास्ट है, ब्राह्मण है। तो उनके पास में एक अपने आप से जो एक कोम्बो है जो उनको जिताने का काम करता है। मुसलमान प्लस में ब्राह्मण और प्लस में हिंदू आबादी, ये सारा मिलकर के, और उसके साथ में अदर बैकवर्ड जो हैं, जितनी भी ओबीसी या SC ST जितनी भी जो जातियां हैं, वो सब आकर के साथ में जुड़ जाती हैं। बीजेपी ये कह रही है इस बार कि हम 2 से या माफ कीजिए 3 सीटों से हम जो है वो 77 पर चले गए, 3 से 77 पर चले गए। तो इस बार हम 77 से 170 पर चले जाएंगे। अब ये जो है वो कहने वाली बातें लगती हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं, उसके बाद में खबर खत्म करते हैं। आप रेस लगाना शुरू कीजिए। आप पहले दिन जो है वो 5 किलोमीटर रेस, वो 5 किलोमीटर रेस हो सकता है कि आप 2 घंटे में करेंगे। और उसके बाद में आप कुछ दिन जब प्रैक्टिस कर लेंगे, जब आपका शरीर थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएगा, जब आप हैबिचुअल हो जाएंगे, तो 5 किलोमीटर की रेस आप आधे घंटे के आसपास में आ जाएंगे। लेकिन वहां से फिर 2 मिनट 5 मिनट तोड़ना, आप देखिए घंटे भर से जो है 5 किलोमीटर और सीधे आधे घंटे पर आ गए। लेकिन वहां आकर के फिर 2 मिनट और 5 मिनट निकालना, तोड़ना, वो भी बहुत मुश्किल काम हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो एक आपके पास में गैप था, जो आप बिल्कुल दौड़ ही नहीं रहे थे, आपके पास अंदर स्टेमिना ही नहीं था, वो तो हो गया साहब। लेकिन उसमें से बेस्ट अब करके देना, वहां पर फिर निचोड़ करके, फिर वहां पर तो 30-30 सेकंड का गैप जो है उसको तोड़ने के लिए, 2-2 मिनट का गैप तोड़ने के लिए बरसों बरस की फिर मेहनत चाहिए होती है। बीजेपी ने जो 2 से 77 तक का जो गैप भरा, जो एकदम से 3 से 70 तक चली गई, वो इसलिए चली गई क्योंकि कांग्रेस और लेफ्ट का जो वोट था कैप्चर कर लिया। यानी ममता के अलावा वाला जो वोट था वो सारा बीजेपी के पास चला गया। लेफ्ट और कांग्रेस खत्म हो गई। और उसके बाद में देखिए आप जो है वो सबके सामने है। तो कुल मिलाकर के इस वक्त की जो स्थिति है, इस वक्त की स्थिति वो साफ तौर पर बता रही है कि भैया बीजेपी के लिए राह बहुत आसान नहीं है। अब होगा क्या वो तो वक्त बताएगा। आप बताइए, आपका मूड, आपका मिजाज और आपकी समझ वो इस बार बंगाल के चुनाव को लेकर के क्या कहती है। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिख करके जरूर दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो नीचे थैंक्स बटन का प्रयोग करके आर्थिक तौर पर मुझे मदद भी जरूर करिए। शुक्रिया, थैंक यू। आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है।
लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि